देखो आज हम क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। केवल रिप्रोडक्शन नहीं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन में तो प्लांट भी आ जाएगा ना। सुनो, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग का 12 का कौन सा चैप्टर है बताओ? 12 का बुक देखे हो? 3rd नंबर चैप्टर, ठीक है ना। 3rd नहीं होगा, 22 होगा, उसके बाद देखो 3rd नंबर होगा। अब देखो ये रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, पहले इसको पढ़ाएंगे फिर इसके बाद इसको पढ़ाएंगे कौन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलेंगे तो पहला कौन सा आएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, बताएंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो पहला हम लोग का क्लास रहेगा इंट्रोडक्शन। क्या रहेगा? अब बताओ कि सुनो, रिप्रोडक्शन होता क्या है बताओ? तुम लोग तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बताओ कुछ, चलो बताओ। सब एक ही बार बोलोगे, कोई एक बोलो ताकि हम भी समझे कुछ। हाँ बोलो बोलो। क्या? चलो बताओ, तुम बताओ बताओ, सुरभि बताओ। बोलो। सर अपने स्पीशीज को ही रिप्रोड्यूस करना ताकि उसका इसका जो स्पीशीज लेवल है वो कम ना हो और सब मेंटेन रहे। यही है, तुम बताओ, बताओ कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में। डायरेक्ट टू रिप्रोड्यूस कर देगा, डायरेक्ट टू कर देगा प्रोड्यूस, तुम जो बोल रहे हो। और कोई बोल सकता है? बताओ, तुम बताओगे, बोलो। देखो सुनो, यही होता है एक बेसिक में डिफरेंस। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो पढ़ते क्या हम लोग बताओ? तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वो ऑर्गेन्स जो क्या करता हो, गैमिट का फॉर्मेशन करता हो। जब वो गैमिट का फॉर्मेशन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे गैमिटोजेनेसिस। तो फर्स्ट टर्म कौन आया, गैमिटोजेनेसिस। देखो सिंपल सा वर्ड है गैमिटो। गैमिटो मतलब होता है गैमिट। क्या होता है बाबू? और जेनेसिस मतलब क्या होता है? जब तक ये गैमिट ही नहीं रहेगा तब तक तुम कैसे कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो? तो पहले तो फॉर्मेशन अभी भी नहीं पूरा हुआ, अभी तो बस ये गैमिट का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अभी कैसे कैसे इसका पाथ होगा, कैसे कैसे ये कैरी करेगा, देन ये रिप्रोडक्शन करेगा, तब फिर एम्ब्रियो होगा, देन जाके ना कंप्लीट होगा रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन में सबसे पहला प्रोसेस आता है गैमिटोजेनेसिस। इसको लिखना है, लिख लो कहीं पे साइड में। देखो रिप्रोडक्शन जो है उसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं दैट्स रिलेटेड विथ क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन फिनोमेनन। मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाले घटना को हम पढ़ते हैं। तो ये हुआ हमारा क्या, रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है गैमिटोजेनेसिस, जिसमें हम गैमिट का फॉर्मेशन कर लिए। अब ये गैमिट का फॉर्मेशन हुआ तो आखिर ये कैरी करके कैसे उस फीमेल्स के ऑर्गन्स में गया और वहाँ पे कैसे जाके उसको रिप्रोड्यूस किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिनोमिना। तो ये तो हुआ पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। तो सबसे पहला क्या हुआ, गैमिटोजेनेसिस। तो गैमिटोजेनेसिस में क्या होगा, तो देखो गैमिटोजेनेसिस में क्या होता है, मेल जो है गैमिट को प्रोड्यूस करता है और फीमेल भी जो है वो भी गैमिट को प्रोड्यूस करती है। यानी जो मेल गैमिट होता है वो स्पर्म होता है और जो फीमेल गैमिट होता है वो ओवम होता है। बट
दोनों का बात करें तो मेल का जो गैमिटोजेनेसिस हो रहा है, गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा, वो टेस्टिस से हो रहा, क्योंकि मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। व्हाई टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? क्यों? आखिर क्यों है ऐसा ऑर्गन जो गैमिट का फॉर्मेशन करे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देन अदर ऑर्गन एसेसरी सेक्स ऑर्गन, मतलब उसको हेल्प कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एसेसरी सेक्स ऑर्गन। देन अगर हम फीमेल का बात करें तो फीमेल में ओवरी होता है, और ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम को, और ओवम इज ए क्या? फीमेल गैमिट। अब देखो ओवरी का बात करें तो ओवरी इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, ठीक। देन अदर पार्ट्स ऑफ फीमेल इज एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो हम ओवरऑल बात की क्या कि गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये तो बात हम जान गए। अब जब ये गैमिट फॉर्मेशन हुआ तो मेल में तो अलग हुआ, फीमेल में तो अलग हुआ, अब दोनों को तो जाना तो है ना, तब तो रिप्रोडक्शन होगा। तुम लोग का कहना था कि डायरेक्ट तुम जो करा रहे थे कि उसका क्या बोल रहे थे, बताओ क्या बोले थे तुम? डिफिनेशन बताओ। देखो गलत बोले उसको हम सही कराएंगे, बताओ क्या बोल रहे थे तुम लोग? तो देखो तुम डायरेक्ट बोल दिए, लेकिन ये प्रोसेस को तो नहीं गुजरे, तो कितना सारा प्रोसेस है बचा हुआ। तो देखो, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का क्या होगा बताओ? अब देखो ये आखिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, और फीमेल का क्या होगा? अब इसका गैमिट क्या होगा? स्पर्म। इसका क्या हो गया? ओवम। तो लिख लो इसको। चलो हो गया। देखो ध्यान दो, ये जो गैमेटोजेनेसिस है यही रिप्रोडक्शन है क्या? ये बताओ। तो गैमेटोजेनेसिस इज नॉट ए रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि ये गैमिट का फॉर्मेशन किया, अब ये गैमिट कैरी करेगा और कैरी करके फीमेल्स के पास जाएगा और फीमेल में पहुंचेगा, वहाँ पे क्या फर्टिलाइजेशन करेगा, फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज आएगा। तो क्या हो गया? ढेर सारा प्रोसेस आ गया, यानी इस गैमिट को कैरी करके कहाँ जाना होगा? फीमेल के पास जाना पड़ेगा। तो हम केवल गैमिटोजेनेसिस को रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते हैं, ठीक। अब वो जो गैमिट प्रोड्यूस हुआ वो पहुंच गया कहाँ? फीमेल्स के पास। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ? गैमिटोजेनेसिस, देन क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी तो आएगा। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आएगा तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो तो मेमरी ग्लैंड से होगा। तो आखिर मेमरी ग्लैंड का भी क्या ताल्लुकात रखता है? किससे? रिप्रोडक्शन से। तो अगर ओवरऑल बात करें हम लोग रिप्रोडक्शन में, तो हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं? सीक्वेंस से अगर लगाना चाहें तो पहला में क्या आएगा बताओ तुम लोग? देन सेकेंड इज, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो देखो प्रोसेस में क्या है, समझो बात को। पहले सबसे पहला बात हम करते हैं किसका? रिप्रोडक्शन का। क्या करेंगे बाबू? रिप्रोडक्शन। फिर क्या होगा? गैमिटोजेनेसिस। अब गैमिटोजेनेसिस हो जाएगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा ना। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। देखो ये तो बात हो गया ओवरऑल क्या कि गैमिट प्रोड्यूस हुआ और गैमिट कैरी करके फीमेल के पास गया और वो फर्टिलाइजेशन किया और उसके बाद क्या हुआ? एम्ब्रियो बना। अब लेकिन डेवलपमेंट भी तो है, तो वो जो है क्या मेमरी ग्लैंड जो है, आखिर वहाँ क्या ताल्लुकात है? क्योंकि डेवलपमेंट का जब हम बात करेंगे तो मेमरी ग्लैंड भी आएगा किस में? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आएगा ना। क्यों? क्योंकि क्या करा रहा? डेवलपमेंट करा रहा। क्या करा रहा? डेवलपमेंट करा रहा। किसका? बच्चा का। समझ रहे हैं? तो पहले इसको लिखो।
हो गया? ट्वेल्व का एनसीईआरटी लाया है सब? कौन कौन लाया जल्दी बता। नहीं लाया तुम लोग क्या एनसीईआरटी? इसको बनाओ जल्दी से डायग्राम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेडिंग डालो। कॉटन है मेरा डायग्राम। बोलो क्या हुआ? बनाना कोई दिक्कत नहीं है, फिर टाइम किलिंग होगा। जल्दी जल्दी बनाते चलो सर। नहीं दिख रहा क्या? तो बनाओ साथ में।
बनाओ जल्दी जल्दी। क्या बोला? किसको किसको हार्ड लग रहा? हाँ बताओ। ये क्या लिखा हुआ जरा पढ़ के बताओ तो तुम लोग, क्या लिखे हैं जरा बताओ तो। क्या? चलो लिखो, ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ो। हाँ थोड़ा सा और लिखो ना। वास्ट डिफरेंस होगा वीडी का मतलब, ठीक है ना। नर्व बनाओ। क्या? नहीं, लेंथ और विड्थ। दो दिन चलेगा वीक में। चलो देखो, हम पहले बात करेंगे किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये जो डायग्राम है बस एक साइड का व्यू है। कितना होता है मेल में टेस्टिस? दो होता है ना। इसमें कितना दिख रहा? तो मतलब एक साइड का व्यू है पूरा। चलो अब हम बात करते हैं गोनेट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गोनेट्स। क्या होता है गोनेट्स? पढ़ा होगा, थोड़ा समझाओ हमको। ये कौन पढ़ा हुआ है, याद है नहीं है तो जल्दी बताओ। गोनेट्स बताओ। देखो गोनेट्स मतलब क्या हुआ? यानी कि किडनी, यानी कि वो किसका फॉर्मेशन हो गया? टेस्टिस का फॉर्मेशन हो गया, या फिर ओवरी का फॉर्मेशन हो गया फीमेल में। तो गोनेट्स टर्म से क्या मतलब आ रहा? फॉर्मेशन किसका? टेस्टिस और ओवरी का।
अब देखो, अरे ओवरी भी तो होगा ना, गोनेट्स में ही ना आता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स, दोनों को कैलकुलेट करके बोलते हैं गोनेट्स। तो हम बात किसका कर रहे हैं केवल अभी? मेल का, यानी टेस्टिस का बात करेंगे। तो देखो टेस्टिस क्या होता है कि टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? किडनी के पास। कहाँ होगा? किडनी। ये देख रहे हो, ये इस पोर्शन के पास क्या होगा? टेस्टिस होगा। सुनते रहना ध्यान से क्या बोल रहा है। तो ये कहाँ पे आया? एब्डोमिनल कैविटी में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हम लोग का किडनी, और कहाँ पे हो रहा है टेस्टिस का फॉर्मेशन? किडनी के पास हो रहा। यानी गोनेट्स का मतलब क्या? टेस्टिस का फॉर्मेशन। लेकिन फॉर्मेशन जो हुआ हमारा किसका? टेस्टिस का। कहाँ पे हो गया? किडनी के पास। कब हो रहा है? जब पेट में बच्चा है तब। क्या तुम एडल्ट होते हो तो तुम देखते हो क्या पेट में रहता है तुम्हारा टेस्टिस कि बाहर आ जाता है ना? तो देखो इसके पीछे रीजन समझो। तो शुरू का स्टेज हम बात कर रहे हैं, तो जस्ट बर्थ के 15 दिन पहले या 1 महीना पहले किडनी के पास किसका फॉर्मेशन हुआ था? टेस्टिस का। यानी अभी बच्चा कहाँ पे है? बाहर नहीं आया है, लेकिन अब उसका बर्थ होने वाला है। 15 से लेकर 1 महीना के बीच में क्या होगा? उसका ये टेस्टिस जो यहाँ पे जो एब्डोमेन में जो था, एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पास, अब वो क्या होगा? अब वो नीचे की तरफ आएगा। पर नीचे की तरफ कैसे आएगा? तो यहाँ पे रहता है इलिग्वल किनाल रहता है, इस जगह जिस पोर्शन पे हमारा मुड़ रहा ना, तो वहाँ पे देखो समझो, केनाल, देखो लिंगुअल केनाल रहता है। देखो हम खड़े हैं ऐसे, सपोज दैट कि यहाँ पे मेरा क्या है? टेस्टिस है, ठीक है। अब हम क्या, बर्थ मेरा जन्म होने वाला है, अभी पेट में है। अब 15 दिन या 1 महीना पहले क्या होगा? टेस्टिस को नीचे की ओर जाना है, ठीक है ना। तो हाँ, बर्थ होने के 15 दिन पहले या 1 मंथ पहले अब वो नीचे जाएगा। तो वो जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी में जो टेस्टिस है, उसको नीचे जाने के लिए तो कोई रास्ता चाहिए ना। उस रास्ता को क्या बोलते हैं? इलिंगुअल केनाल बोलते हैं। तो ये इलिंगुअल केनाल रहता कहाँ पे है? तो देखो ये मेरा पोर्शन कौन हुआ? एब्डोमिनल कैविटी का। तो जस्ट जहाँ से मेरा पैर मुड़ रहा, इस पोजीशन पे क्या रहेगा? इलिंगुअल केनाल रहेगा। केनाल मतलब समझते हो, नहर की तरह रास्ता। एलिमेंट्री केनाल पढ़ाए थे। तो क्या होगा कि बर्थ के 15 दिन और 1 महीना पहले ये टेस्टिस यहाँ जो डेवलप हुआ था वो सर्कुलेट होगा इलिंगुअल केनाल के थ्रू, और नीचे की ओर क्या होगा? डिसेंड हो जाएगा। और कहाँ पहुँच जाएगा? इस एस्क्रोटम में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? और एस्क्रोटम क्या है? वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच है। क्या है? पाउच है ना, पाउच। तो अब देखो क्वेश्चन आता है कि बर्थ के पहले हमारा टेस्टिस कहाँ था? किडनी के पास। क्योंकि किडनी के पास क्या हो रहा था? टेस्टिस का फॉर्मेशन हो रहा था। ये बात तो क्लियर हो गया। अब ये बात बताओ कि अगर ये टेस्टिस हमारे एब्डोमेन में ही रह जाता तो क्या होता? बताओ, कोई उसका काम हो पाता? नहीं हो पाता। तब तो तुम स्टेराइल हो जाते। किडनी का काम क्या? गैमिट का प्रोडक्शन करना। अब गैमिट नहीं प्रोड्यूस होगा तो तुम क्या स्टेराइल में नहीं आओगे? आ जाओगे। तो जस्ट लाइक वो इलिंगुअल केनाल के थ्रू कहाँ चला गया? एस्क्रोटम पाउच में चला गया। पाउच मतलब समझ रहे हो ना, थैली, और वहाँ पे जाके लग गया। बात आता है कि आखिर एब्डोमेन में ही क्यों टेस्टिस नहीं रहा? उसको एब्डोमेन में ही रह जाना चाहिए था। और एब्डोमेन में है तो वो नॉन फंक्शनल क्यों है? तो देखो सुनो, टेस्टिस है जो वो क्या है? मेल गैमिट को प्रोड्यूस कर रहा। तो मेल गैमिट को प्रोड्यूस करना बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट्स टर्म स्पर्मेटो। स्पर्म मतलब स्पर्म, मैटो स्पर्म का फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन इस स्पर्मेटोजेनेसिस को होने के लिए कुछ टेम्परेचर चाहिए हमको। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है ना जी। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग का कभी टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल ही रहता है हमेशा। हम लोग कैसा एनिमल्स है? कोल्ड ब्लडेड है कि कैसा है? बताओ। कोल्ड ब्लडेड है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर हम लोग का कैसा रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है।
लेकिन और एक जो एनिमल होता है वार्म ब्लडेड, उसका कैसा होता है? कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे देखते हो उसको धूप में अगर गर्मी लेना रहता है तो वो धूप में जाता है, और फिर ठंडा जाना रहता है तो फिर वो, क्या तुम ऐसा करते हो कि बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करते हो ना? तो हम लोग कोल्ड ब्लडेड में आ गए। तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब कि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं। यानी ये जो स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम तो बाहर आ गया, तो स्क्रोटम कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाउच टाइप से निकला हुआ है, उसी में क्या है? टेस्टिस आ गया। और आया किसके थ्रू? आ गया, केनाल के थ्रू आ गया वो। तो केनाल के थ्रू जा रहा, यानी कि बर्थ के पहले क्या कर रहा? धीरे धीरे घसक रहा होगा, और घसकते घसकते वहाँ पे चला गया और जाके स्क्रोटम में जाके शिफ्ट हो गया या लॉज हो गया, स्क्रोटम में लॉज हो गया। पर मेरा कहानी यहाँ पे नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आखिर वो एब्डोमेन में रहता तो क्या दिक्कत था? तो देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए हमको टेम्परेचर को चेंज करना होगा। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस। और स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए कितना चाहिए टेम्परेचर? 35 डिग्री सेल्सियस। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए किसको? स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए। तो इस टेस्टिस को तो अल्टीमेटली जाना पड़ेगा स्क्रोटम पाउच में, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, बट उस स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना? जब वहाँ पहुँच गया तो वो अब स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा ना। तो क्या होता है, अगर ये पेट में रह जाता तो कैसा हो जाता है? नॉन फंक्शनल। अब वो कहाँ गया? स्क्रोटम में, तो कैसा हो गया? अगर वो वहीं पे रह जाता तो क्या होता? तो वहाँ पे गैमेट का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, स्टेराइल हो जाता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी का टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाता है। समझ रहे बात को? किसी का टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाता है, यानी इनलिंगुअल कैनाल के थ्रू नीचे नहीं आ पाता है। या तो वो एब्डोमेन में फंस गया, या तो फिर इनलिंगुअल कैनाल में फंस गया। 2 जगह फंस गया। तो जब उसका हम चेक कर रहे हैं स्क्रोटम को, तो कैसा मिलेगा? एम्पेटी मिलेगा। स्क्रोटम में तो टेस्टिस पहुंचा नहीं, तो उसको फिर क्या करते हैं? सर्जिकल के थ्रू उसको क्या करते हैं? इनलिंगुअल कैनाल के थ्रू उसको टेस्टिस में ले आते हैं। कब का बात है ये? बच्चा में, शुरू का ही बात है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे? सुन लो, स्पर्मेटोजेनेसिस पहला लिख लो। स्पर्मेटोजेनेसिस कहीं लिखो साइड में। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है ना? अभी बोलना ही है केवल, ज़्यादा लिखना नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्म का नोट कर लो। इसको मिटा दे। देखो इसको लिखना, ये टर्म लिखो, मेजोनेफ्रॉन्स, मेटानेफ्रॉन्स, ओल्फियन डक्ट। हो गया? चलो सुनो, देखो बात कर रहे हैं गोनेट्स, यानी कि हम किसका? टेस्टिस का फॉर्मेशन। टेस्टिस बन रहा, तो देखो टर्म आता है मेजोनेफ्रॉन्स और मेटानेफ्रॉन्स और ओल्फियन बॉडी। ये क्या है? टिश्यू है। देखो यही तीनों टिश्यू से हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डेवलप हो रहा
और इसी से क्या डेवलप हो रहा हमारा यूरोजेनाइटल यूरिनरी सिस्टम, समझते हो ना, एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम। तो यही तीनों से क्या क्या डेवलप होगा लिख लो। तो रिप्रोडक्टिव भी और यूरिनरी सिस्टम भी इसी टिश्यू से डेवलप होगा, तीनों से लिख लो। डेवलप रिप्रोडक्टिव सिस्टम और कौन, यूरिनरी सिस्टम। सुनो, तो मेटाथोरेक्स क्या क्या हो गया, मेटा नेफ्रॉन्स और मेजोनेफ्रॉन्स, और देखो ये टिश्यू है। तो हमारा जो टेस्टिस था कहाँ पे बन रहा था, किडनी के पास, और किडनी कहाँ आ रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो यही तीनों टिश्यू से क्या क्या बनता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और। लेकिन जब तुम बड़े क्लास में जाओगे तो वहाँ पे हम लोग दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो जब दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, यूरोजेनाइटल, क्या लिखेंगे, यूरोजेनाइटल सिस्टम। क्यों, क्योंकि देखो यूरो का मतलब क्या, यूरिनरी सिस्टम, जेनाइटल का मतलब क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन अभी तुम लोग किस क्लास में हो, 11-12 में। तो अभी हम स्टडी क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो क्या होगा, यूरोजेनाइटल सिनस लिखा हुआ है ना, तो यूरिन भी उसी के रास्ते और स्पर्म भी उसी के रास्ते, दोनों एक ही रास्ते में जाएंगे। तो कैसा हो जाएगा, यूरोजेनाइटल सिनस। समझ गए बात को। तो ये तीनों टिश्यू जो है क्या कर रहा, बताओ किसका डेवलप कर रहा, आखिर क्यों कर रहा है, और उसको हम लोग क्यों बोलते हैं यूरोजेनाइटल सिनस, बताओ। स्पर्म और क्या, यूरिन का रास्ता तो एक ही ना होगा, और दोनों एक जगह मिलेगा तो कैसा हो जाएगा, यूरोजेनाइटल। यूरो मतलब यूरिन, जेनाइटल मतलब क्या, रिप्रोडक्टिव। और दोनों किससे बना, क्लियर हो गया। चलो इतना समझ गया ना तुम लोग। अब देखो हम लोग बात किसका कर रहे हैं, बताओ, मिटा दे इसको। अब देखो कुछ टर्म लिखाते हैं, समझना तुम लोग। देखो टेस्टिस जब स्क्रोटम में नहीं होगा तब, देखो टेस्टिस नॉट इन कहाँ, लिखो क्रिप्टो ऑर्काडिज्म, लिख लो। क्रिप्टो ऑर्काडिज्म, देखो ये जो है टर्म, यानी कि क्या हुआ था, टेस्टिस एब्डोमेन में था पर वो कहाँ नहीं पहुँच पाया, स्क्रोटम में नहीं पहुँच पाया। और स्क्रोटम में नहीं पहुँचा तो यानी टेस्टिस कहाँ रह गया, या तो एब्डोमेन में रह गया या तो केनाल में फंसा रह गया। दिस टर्म इज कॉल्ड और क्रिप्टो ऑर्काडिज्म। अब देखो, अब इसका ट्रीटमेंट तो होगा, तो सर्जरी करते हैं। क्या करते हैं, सर्जरी करके क्या करेंगे, इसको नीचे की ओर ले आएंगे और कहाँ पे रख देंगे, निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे, निकाल के स्क्रोटम में लॉज कर देंगे, समझे। उसको सक करके कहाँ नीचे मिलाया जाता है। इसको देखो सर्जरी के बाद इस टर्म को क्या बोला जाएगा, और लिख लो ऑर्कियोपैक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, मतलब टेस्टिस को हम खींच के स्क्रोटम में ला जाएंगे सर्जरी के थ्रू, उस टर्म को बोलते हैं ऑर्कियोपैक्सी। देखो टर्म से ये सब कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको हम कोरिलेट करने के लिए थोड़ा बताएं तुम लोग को, ठीक है ना।
हो गया? अब सुनो किसी किसी जानवर में जानते हो क्या होता है? टेस्टिस जो होता है ना वो कहाँ रहता है? एब्डोमेन में ही रहता है। जानवर का बात कर रहे हैं। तो जैसे उसका ब्रीडिंग सीजन आता है ना तो वो टेस्टिस नीचे चला जाता है, और फिर जैसे ब्रीडिंग सीजन उसका खत्म होता है टेस्टिस कहाँ चला जाता है? एब्डोमेन में। यानी ब्रीडिंग के समय में क्या होगा? नीचे आ जाएगा, और जब उसका ब्रीडिंग सीजन खत्म हो जाएगा तो वो एब्डोमेन में चला जाएगा। बड़ा जानवर में लेते हैं हाथी को। किसको लेते हैं? हाथी में क्या होता है कि उसका टेस्टिस कहाँ रहता है? उसके एब्डोमेन में रहता है। एब्डोमेन में क्यों रहता है? तो देखो जितना बड़ा जानवर तो टेम्परेचर उतना उसका कम। समझ रहे हो बात को ना? समझ रहे बात को? बड़ा जानवर का टेम्परेचर कम, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या चाहिए? कम चाहिए टेम्परेचर। तो उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेस्टिस को बाहर नहीं आना पड़ता है, वो पेट में ही क्या होता है उसका मेंटेन हो जाता है। तो हाथी के केस में कैसा होता है? एब्डोमेन में ही होता है। कुछ जानवर में क्या होता है? जब उसका ब्रीडिंग सीजन आएगा तो क्या होगा? टेस्टिस नीचे चला जाएगा, और क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा उसका, और फिर जब ब्रीडिंग सीजन खत्म हो जाएगा, अब उसको ब्रीड नहीं करना होगा तो फिर वापस से कहाँ? एब्डोमेन में चला जाएगा। समझ गए इतना बात को? अब चलो डायग्राम पे हम लोग आते हैं। कहाँ आ रहा है? देखो अब डायग्राम देखो। अभी जो इलिंगुअन ग्लैंड से क्या हुआ था? टेस्टिस क्या हुआ था? लेकिन जैसे वो टेस्टिस स्क्रोटम में आ गया तो अब इलिंगुअन ग्लैंड कैसा हो जाएगा? बताओ तुम लोग। नॉन फंक्शनल होगा। जल्दी सोच के बताओ। कि फिर तुम भी फिर टेस्टिस को तुम लेके जाओगे ऊपर, क्या उससे एक बार आ गया तो क्या होगा? ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा? बताओ। कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, अब उससे जा ही नहीं पाएगा टेस्टिस। तो नॉन फंक्शनल का मतलब क्या? नॉन फंक्शनल मतलब समझते हो क्या होता है? काम नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ इसलिए जाएगा क्योंकि अब टेस्टिस फिर से वो ऊपर ना जा सके। समझ गए बात? उल्टा पुल्टा सवाल क्या बोलते हो वेस्टिजियल? सुनो तो क्या हुआ? समझे बात को? क्या बोले हम? बताओ। तो एक बार अगर टेस्टिस नीचे आ गया स्क्रोटम में तो दोबारा ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इलिंगुअल ग्लैंड क्या हो जाएगा? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है? ये टेस्टिस है ना तुम्हारा। इस टेस्टिस को अगर ऐसे छोड़ दें बिना पैकेजिंग का, या फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा तो क्या होगा? टेस्टिस ऊपर नीचे नहीं होगा, होगा ना? तो उसको रोकने के लिए कौन है बताओ? नाम तो अच्छे से पढ़ो। देखो ये जो बाहर वाला चीज दिख रहा है क्या है? स्क्रोटम। क्या बाबू? स्क्रोटम कैसा स्ट्रक्चर है? पॉच लाइक, यानी थैली टाइप का है। और इस थैली में क्या है? टेस्टिस। और टेस्टिस किससे जुड़ा हुआ है? गुबर्नाकुलम से। और ये गुबर्नाकुलम से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि ये टेस्टिस क्या हो सके? हिल डोल ना सके। समझ गए बात को ना? अगर इसको हटा देंगे तो क्या होगा? हिल डोल करेंगे, तो इसलिए क्या होगा? गुबर्नाकुलम से अटैच है। देखो टेस्टिस जो होता है, जब हम लोग जन्म ले लेते हैं ना तो इलिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो कैसा होता है? सकरा, यानी कि कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसका अब कोई फंक्शन नहीं है वहाँ पे। मतलब वो एक बार ला दिया टेस्टिस को, अब वो सिकुड़ जाएगा, यानी कि अब टेस्टिस ऊपर नहीं जा सकता है। अब देखो ये टेस्टिस है, और टेस्टिस का हम कौन? पोस्टेरियर पार्ट देखेंगे। कौन पार्ट देखेंगे? पोस्टेरियर पार्ट पे देखो कैसा टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है? मैगी टाइप लग रहा है। देखो मैगी देखो तुम लोग ना खाते हो ना जी, समझो, समझा रहे जो। देखो जस्ट लाइक कैसा मैगी टाइप स्ट्रक्चर रहेगा। देख रहे हो इसके ऊपर लगा हुआ है ना? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इपीडाइडेमिस। पहले सही से बोलो तो तुम लोग। इपीडीडाइमिस होगा, डाइडेमिस नहीं होगा। डाई मतलब मरना हो जाता है। समझे बात को? तो देखो मेरा क्वेश्चन, देखो क्या लिए? टेस्टिस लिए, और टेस्टिस के अपर सरफेस यानी पोस्टेरियर सरफेस में कैसा इस टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहा है?
डी डायमिस, ठीक है ना। गोबर्नाकुलम के बारे में जान गए और इस स्क्रोटम के बारे में जान गए, और स्क्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टिस है। इस टेस्टिस का कितना लेंथ है, 4.5 सेंटीमीटर। और उसका विड्थ कितना है, ठीक है। इस स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी से कितना डिग्री टेम्परेचर कम होता है। एनसीईआरटी लाए हो तुम लोग, निकालो निकालो। तुम काहे नहीं लाया, काहे? देखो सुनो, वहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो मेरा, देखो ये टेस्टिस है, और टेस्टिस का जो पोस्टेरियर सरफेस है उस पर रस्सी के लायक स्ट्रक्चर रहता है। रस्सी बोलो या मैगी लाइक बोलो, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडायडेमिस। अब ये जो तुम्हारा क्या है यहाँ पे, ये जो यहाँ से एपिडायडेमिस जो है वो ऊपर की तरफ जाके खुल जाता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, एपिडायडेमिस, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। पहले क्या है, टेस्टिस, और टेस्टिस क्या हो रहा, टेस्टिस के पोस्टेरियर सरफेस पे क्या लगा हुआ ये बताओ। अब देखो ये जो तुमको दिख रहा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे गोबर्नाकुलम से जुड़ा हुआ है। ये जो दिख रहा है तुम्हारा क्या है, जा रहा ना, ये स्पर्मेटिक कोड है, और ऊपर जाके किस में चेंज हो जा रहा है, वास डिफरेंस में। नीचे रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, लेकिन ऊपर चला गया तो, समझ में आ रहा। देखो कौन कौन सा टर्म क्लियर किया, पहले देखो तुम लोग एक बार क्या क्या पढ़ा बताओ, पहले देखो ध्यान से। देखो वास डिफरेंस समझ में आ गया, तो वो कहाँ खुल गया जाके बताओ, ऊपर जाके खुल गया। तो देख रहे हो कैसे जा रहा। तो गोबर्नाकुलम क्या कर रहा, टेस्टिस को रख रहा, और तुम्हारा उसके पास कौन आया, एपिडायडेमिस। एपिडायडेमिस का क्या काम है, पहले बताओ पोस्टेरियर लगा हुआ कि इंटीरियर, ये बताओ। पोस्टेरियर लगा हुआ है। अब देखो स्पर्मेटिक कोड है ना यहाँ पे, ये क्या है जो जा रहा ग्रीन कलर वाला ऊपर, क्या है स्पर्मेटिक कोड। इसमें क्या क्या पाया जाता है बताओ, वास डिफरेंशिया आ गया ना, वास डिफरेंशिया। और क्या है यहाँ पे बताओ, कैरोमैस्टर्स मसल्स होगा, और क्या है ब्लड वेसल्स, और क्या रहेगा, नर्व रहेगा। तो वास डिफरेंस पहुँच गया। अब देखो क्या आ रहा है स्ट्रक्चर में, थोड़ा देखो क्या क्या नहीं बताया, ध्यान से देखो, जल्दी बोलो। अब ये स्पर्मेटिक कोड जाके सेमाइनल वेसिकल है ना, यहाँ पे देखो ये स्पर्मेटिक कोड गया, वास डिफरेंस खुला ना, यहाँ पे देखो इस जगह पे आया, और इस जगह को क्या बोल रहा है, ये डक्ट के थ्रू खुलेगा। कहाँ पे, इस कॉपस ग्लैंड है ना यहाँ पे खुलेगा डक्ट टाइप से। कैसा खुलेगा, डक्ट टाइप से। और यहाँ डक्ट टाइप वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सेमिनल। सारा किसका पार्ट है ये सब, नहीं किसका पार्ट है जो ऊपर जा रहा है, स्पर्मेटिक कोड का किसका पार्ट है। अभी फ्लो चार्ट लाएंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल किस टाइप का स्ट्रक्चर खुल रहा है जाके, डक्ट टाइप का। और कहाँ पे जाके खुल गया बताओ, यूरोजेनाइटल साइनस में खुल गया। तो क्या करेगा, यहाँ से तो स्पर्म लेके ही ना जाएगा, और स्पर्म ले जाके कहाँ खोल देगा, यहाँ पे खोल देगा, और बाहर निकल जाएगा। तो मिल गया ना यहाँ पे स्पर्म और क्या यूरिन एक जगह मिला, तो क्या बोलेंगे। अगर ये डक्ट नहीं रहेगा तो कहाँ से स्पर्म फिर यहाँ पे आएगा, नहीं ना आएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, सेमाइनल वेसिकल्स। और क्या बचा देखो, और उसी को क्या बोलते हैं, यूटेरस। हाँ इसको बोलते हैं, और इसी का नाम क्या है, मैस्कुलेनियस, ठीक है। देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये सेमिनल वेसिकल्स है, ठीक है ना। और ये जो लास्ट का पार्ट दिख रहा है क्या, डक्ट है। और देखो ये सेमिनल वेसिकल के थ्रू तो स्पर्म आया, और ये डक्ट के थ्रू जाके कहाँ गिर जाएगा ना वहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे, यूरोजेनाइटल सीनस। हाँ यूरोजेनाइटल डक्ट बोलेंगे यहाँ पे, एजुकुलेटरी डक्ट। एजुकुलेटरी डक्ट मतलब क्या होता है, एजुकुलेशन। एजुकुलेशन मतलब क्या होता है, स्पर्म का निकलना, और निकलेगा तभी तो वो डक्ट के थ्रू गिरेगा वहाँ पे। तो इसलिए क्या बोलेंगे उसको, एजुकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
अभी एक बार में नहीं होगा क्लियर, फिर धीरे धीरे आगे इसका, अब अगले क्लास में क्या करेंगे ना, इस टेस्टिस का पूरा पोर्शन कट करेंगे, टीएस सेक्शन, तब उसका डायग्राम दिखाएंगे, तब सारा डायग्राम क्लियर होगा। इस डायग्राम से कुछ क्लियर होने वाला नहीं है, बस लग रहा होगा ऐसे ऐसे हो रहा, ठीक है ना, क्लियर होगा। तो इतना समझ में आया तुम लोग को? एक बार देखो, फिर हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करा देते हैं। आ गया? अब देखो सुनो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पे क्या है, कॉपर्स ग्लैंड, इसी को क्या बोलते हैं, लेकिन इसका कोई अभी रोल नहीं है, ठीक है ना, इसका आगे चल के हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे क्या है, ये पेनिस है, क्या है, तो हो गया तुम्हारा क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, और इसी को क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग एक साइड का पूरा व्यू को देख लिए, अब क्या करेंगे, इसी तरह से तो दूसरा साइड भी चलता होगा, लेकिन दूसरा साइड दिखाने का जरूरत नहीं है, सेम कंडीशन होगा, ठीक है। तो चलो अब एक फ्लो चार्ट लिखा रहे हैं, लिखो सब। चलो लिखो फ्लो चार्ट। टेस्टिस कहाँ है बताओ, क्या है, लॉज है ना, लॉज मतलब क्या होता है बताओ, वहीं पे रहा, ठीक है। चलो आगे क्या होगा बताओ, टेस्टिस से ऐड कौन हो रहा बताओ, इस टेस्टिस से ऐड कौन हुआ, एपिडाइडेमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। चलो और आगे बताओ, एपिडाइडेमिस से क्या निकल रहा है, डक्ट निकल रहा है, क्या निकल रहा, क्या बोलेंगे इसको, जो डक्ट निकल रहा है उस डक्ट का नाम क्या हो जाएगा बताओ, वास डिफरेंसिया, या बोलेंगे वास डिफरेंस, हाँ ऊपर जाके होगा, लेकिन निकल कहाँ से रहा, हाँ चलो वर्नाकुलर उसको नहीं लिखना है अभी, चलो लिखो ना, ये जो रास्ता लिखा रहे हैं लिखो इसको, जो अब देखो ये वास डिफरेंस ओपन किस में हो रहा बताओ बाबू, जल्दी बताओ, हाँ ठीक है, किस में, ओपन इनटू, हाँ हाँ, अब सेमिनल वेसिकल में ऐड होगा तब तो उसी सेमिनल वेसिकल के थ्रू डक्ट में जाएगा और डक्ट से बाहर निकल जाएगा। तो देखो कहाँ ऐड हो गया, वास डिफरेंट ओपन इनटू सेमिनल वेसिकल। जब ऐड हो जाएगा तो किसका फॉर्म करेगा, इजुकुलेटरी डक्ट का। हाँ हाँ, क्योंकि स्पर्म भी एक ही जगह रहा और यूरिन भी एक ही जगह रहा, इसलिए उसको यूरोजेनाइटल। देखो डायग्राम में उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा, लेकिन इससे अब तुम लोग समझ जाओगे। देखो क्या हो रहा, समझो इधर, पहले क्या हुआ, टेस्टिस कहाँ पे रहा, स्क्रोटम में। अब वो अंडरस्टूड हो गया कि टेस्टिस वहाँ पे अस्थिर रहेगा, किसके कारण, गबर्नाकुलम के कारण। अब देखो टेस्टिस जब आया तो किससे हुआ, ऐड लिख लो, कनेक्टेड काट देना सही रहेगा। ऐड किससे हो गया, एपिडिडाइमिस से। जब एपिडिडाइमिस से कनेक्ट हो गया, ऐड हो गया तो क्या हो गया, किसका फॉर्म किया, कौन सा डक्ट का, वास डिफरेंस का। और वास डिफरेंस क्या हुआ, ओपन हो गया, किसमें, और सेमिनल वेसिकल किसका फॉर्म किया, तो स्पर्म आके गिर गया, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया। समझ में आया डायग्राम, अभी सब क्लियर हो जाएगा सारा डायग्राम, पढ़ लेना एक बार अच्छा से तुम लोग। चलो लिखो इसको फ्लो चार्ट को। डायग्राम को फिर से नेक्स्ट क्लास में बनाना पड़ेगा, तुम लोग मत बनाना, हम बनाएंगे केवल। 3 ठो डायग्राम है। हाँ
कल उसका क्लास है तुम लोग का, क्या बोलते हैं 11th वाला, ठीक है ना, ये चलेगा फ्राइडे को, हो गया ना।